नमस्कार। राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? थार का विशाल तपती रेत वाला मरुस्थल, है ना? एक ऐसा राज्य जहां बारिश का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जहां पानी किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है, वहां खेती और जीवन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक मजबूत और सुदृढ़ सिंचाई प्रणाली। आज के इस विश्लेषण में हम राजस्थान की लाइफलाइन यानी इन्हीं सिंचाई परियोजनाओं की गहराई में जाएंगे। चाहे आप भूगोल समझ रहे हों, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हों या फिर किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए इस बेहद रोचक सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं ने इस सूखे मरुस्थल की पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी है। इस सेशन को हमने बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से डिजाइन किया है। सबसे पहले सिंचाई के मुख्य साधन और प्रकार समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे द बिग थ्री की, यानी इंदिरा गांधी नहर, चंबल और माही परियोजना। फिर आएंगी ईआरसीपी जैसी बिल्कुल नई और आधुनिक परियोजनाएं। और हाँ, आखिर में आपकी तैयारी को परखने के लिए होंगे कुछ प्रैक्टिस प्रश्न और एक क्विक रिवीजन, ताकि सब कुछ यहीं का यहीं याद हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, सिंचाई के साधन और उनके प्रकार। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिएगा, ये सच में बहुत दिलचस्प है। अगर हम राजस्थान में सिंचाई के साधनों को बांटें तो सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 42% ट्यूबवेल यानी नलकूपों का आता है। उसके बाद करीब 30% इलाका नहरों से सिंचित होता है। कुओं का योगदान 24% है, तालाब सिर्फ 1% और बाकी बचे 3% में अन्य स्रोत आते हैं। अब इस डेटा का भूगोल के साथ कनेक्शन देखिए। नलकूपों और कुओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जयपुर जिले में होता है। वहीं दूसरी तरफ श्रीगंगानगर जिला पूरी तरह से नहरों पर निर्भर है और यही वजह है कि उससे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। भीलवाड़ा में तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। क्यों? क्योंकि वहां की जमीन इतनी कठोर और चट्टानी है कि ट्यूबवेल खोदना वहां आसान काम नहीं है। साधनों के बाद आइए इन परियोजनाओं के टेक्निकल क्लासिफिकेशन को समझते हैं। इन्हें मुख्य रूप से कृषि योग्य कमांड क्षेत्र यानी ये कितने एरिया को पानी दे सकती हैं उसके आधार पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। लघु यानी स्मॉल परियोजनाएं 0 से 2000 हेक्टेयर तक होती हैं। मध्यम यानी मीडियम आती हैं 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच, और 10,000 हेक्टेयर से ऊपर वाली कहलाती हैं वृहद यानी लार्ज परियोजनाएं। अब यहाँ एक कमाल का फैक्ट है, हम अक्सर सुनते हैं बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बारे में, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि जब राजस्थान की कुल सिंचित क्षेत्र की बात आती है तो ये छोटी और मध्यम आकार की परियोजनाएं ही ओवरऑल सबसे बड़ा योगदान देती हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जो हमारी सामान्य धारणा के बिल्कुल विपरीत होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले और सबसे खास हिस्से की तरफ, द बिग थ्री यानी इंदिरा गांधी नहर, चंबल और माही परियोजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। अगर हम इन 3 सबसे विशाल परियोजनाओं को आमने सामने रखकर देखें तो पता चलता है कि इनकी नदियां, इनमें शामिल राज्य और इनका क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम IGNP भी कहते हैं, पंजाब के हरीके बैराज से निकलती है, जहां सतलज और ब्यास नदियों का मिलन होता है। इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पार्टनर हैं और ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के 9 सूखे जिलों की प्यास बुझाती है। दूसरी तरफ आती है चंबल घाटी परियोजना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग के 4 जिलों को हरियाली देती है। और तीसरी है माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी पर बनी ये परियोजना राजस्थान और गुजरात का संयुक्त प्रयास है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को पानी और बिजली दोनों देती है। इन तीनों का ये बेसिक फाउंडेशन हमेशा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आइए अब IGNP की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। ये भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। शुरुआत होती है पंजाब के हरीके बैराज से। अब यहाँ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। अक्सर लोग कुल लंबाई और मुख्य नहर की लंबाई में उलझ जाते हैं। देखिए, इस नहर की टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है, लेकिन ये पूरी तरह से राजस्थान में नहीं है। इसमें से 204 किलोमीटर तो फीडर नहर है जो पंजाब और हरियाणा से निकलती है और इसका पानी बीच में कोई इस्तेमाल नहीं करता। राजस्थान में जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ये डिफरेंस एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इसका कुल कमांड क्षेत्र लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर है। लेकिन जहां फायदे हैं वहां चुनौतियां भी हैं। IGNP की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेम की समस्या, यानी जल भराव और पानी का रिसाव। इसने कुछ इलाकों में मिट्टी को नमकीन या सलाइन बना दिया है, जो खेती के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है। अब रुख करते हैं चंबल घाटी परियोजना की तरफ। ये कोई एक बांध नहीं बल्कि 4 बांधों की एक पूरी चेन है और इनका उत्तर से दक्षिण या फिर नदी के बहाव की दिशा में जो क्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहाव की दिशा में सबसे पहले आता है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ये इस पूरी परियोजना का पहला और सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है। फिर नदी एंटर करती है हमारे राजस्थान में, जहां चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध मजबूती से खड़ा है।
थोड़ा और आगे बढ़ने पर बूंदी और कोटा के बॉर्डर पर आता है जवाहर सागर बांध, और आखिर में कोटा शहर के बीचों बीच स्थित है कोटा बैराज। ये सीक्वेंस गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। पानी पिलाने और खेती के अलावा ये विशाल परियोजनाएं बिजली उत्पादन के लिए भी उतनी ही जरूरी हैं। यहाँ थोड़ा नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का प्रतिशत और पावर आउटपुट समझना बहुत अहम है। चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की बराबर की हिस्सेदारी है, 50-50। तीनों डैम गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर को मिलाकर कुल बिजली उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है, जिसका ठीक आधा हिस्सा राजस्थान को मिलता है। वहीं दूसरी ओर माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा थोड़ा अलग है। यहां राजस्थान का हिस्सा 45% है, जबकि गुजरात 55% का मालिक है। इस परियोजना की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 140 मेगावाट है। ये परसेंटेज और मेगावाट के एग्जैक्ट फिगर्स काफी क्रूशियल फैक्ट्स हैं, इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं भाग 3 पर। यहां हम बात करेंगे कुछ बिल्कुल नई परियोजनाओं और नदियां जोड़ने की लेटेस्ट पहल के बारे में। इस कैटेगरी में आजकल जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। इसे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP के एक बहुत बड़े हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। और सच कहूं तो ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। इसका मेन आइडिया क्या है? ये कि मानसून के टाइम पर पार्वती और कालीसिंध नदियों में जो एक्स्ट्रा पानी आता है उसे चंबल बेसिन और आगे बनास नदी तक लाया जाए। इसके लिए चंबल नदी के ठीक ऊपर लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा एक एक्वाडक्ट यानी जल सेतु बनाया जा रहा है। ये नवनेरा बैराज से पानी उठाएगा, मेज नदी में डालेगा और वहां से बीसलपुर और ईसरदा डैम तक ले जाएगा। इसका बजट सुनेंगे, पूरे 2330 करोड़ रुपए, और टारगेट है इसे जून 2028 तक पूरा करने का। इसका इम्पैक्ट लिटरली गेम चेंजर होगा, क्योंकि इससे पूर्वी राजस्थान के 17 ऐसे जिलों की पानी की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी जो सालों से सूखे की मार झेल रहे हैं। नई बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ राज्य के कुछ मध्यम आकार के लेकिन बेहद खास बांधों को भी उनकी सही नदी और जिले के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। जैसे बीसलपुर बांध, ये बनास नदी पर टोंक जिले में है और जयपुर, अजमेर जैसे बड़े शहरों को पीने का पानी यहीं से मिलता है। फिर है जाखम परियोजना, जो ठीक अपने हमनाम जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में है और ये खासतौर से ट्राइबल बेल्ट के लिए एक वरदान है। तीसरा जवाई बांध, जो लूनी की सहायक जवाई नदी पर पाली में स्थित है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है और ये नाम इसे वैसे ही नहीं मिला है। और आखिर में मेजा बांध, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना है। इन सभी को बिल्कुल इन्हीं मैच मेकिंग पेयर्स में याद रखना सबसे बेस्ट अप्रोच है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसे ही डिटेल्ड फैक्ट से भरे डेली अपडेट्स, PDF नोट्स और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बने। ओके, आइए अपने अगले भाग यानी अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है, चलिए देखते हैं कितना दिमाग में रुका है। ये रहा पहला सवाल। राजस्थान की वो सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है जिसका एक मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना है? आपके ऑप्शंस हैं A नर्मदा नहर, B गंग नहर, C इंदिरा गांधी नहर यानी IGNP या D राजीव गांधी नहर। थोड़ा सोचिए, प्रश्न में सबसे लंबी नहर और मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण जैसे बहुत बड़े हिंट छुपे हैं। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। सही जवाब है ऑप्शन C इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में समझा था, ये ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरे भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसने पश्चिमी राजस्थान के पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया है और सूखी रेत को आगे बढ़ने से काफी हद तक रोक दिया है। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और चंबल परियोजना के स्ट्रक्चर्स के बारे में है। सवाल ये है, चंबल नदी पर बनी वो कौन सी संरचना है जो पूरी तरह से एक डायवर्जन बैराज है और वाटर स्टोरेज डैम नहीं है? ऑप्शंस देखिए, A गांधी सागर, B राणा प्रताप सागर, C जवाहर सागर या D कोटा बैराज। ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी बेसिक समझ को टेस्ट करता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D कोटा बैराज। देखिए, बाकी के जो 3 हैं, गांधी, राणा प्रताप और जवाहर सागर, वो प्रॉपर डैम्स हैं जिन्हें पानी रोकने और बिजली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन कोटा बैराज का प्राइमरी काम पानी इकट्ठा करना नहीं है। ये एक डायवर्जन बैराज है जिसका काम चंबल के पानी को दाईं और बाईं मुख्य नहरों में मोड़ना है ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। है ना दिलचस्प? अब वक्त है हमारी आखिरी और सबसे अहम हिस्से का, एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि सब कुछ परमानेंट मेमोरी में लॉक हो जाए। तो जल्दी से रिकैप करते हैं हमने आज क्या क्या देखा। पहला फैक्ट, राजस्थान में सिंचाई का सबसे बड़ा चैंपियन कोई नहर नहीं बल्कि ट्यूबवेल्स हैं जो अकेले 42% हिस्सा कवर करते हैं।
दूसरा, 649 किलोमीटर लंबी IGNP सच में पश्चिमी मरुस्थल के लिए एक जादू की छड़ी साबित हुई है। तीसरा पॉइंट, चंबल घाटी परियोजना में 4 जबरदस्त स्ट्रक्चर्स एक लाइन में हैं जो सिंचाई के साथ साथ 386 मेगावाट पावर देती हैं। चौथा, माही बजाज सागर 140 मेगावाट बिजली के साथ दक्षिणी ट्राइबल बेल्ट का उद्धार कर रही है। और पांचवां, ERCP के तहत बन रहा रामजल सेतु पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के पानी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जो भविष्य से जुड़ा है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कभी सूखा तो कभी बिन मौसम बरसात, क्या आने वाले 10-20 सालों में इन अंतर्राज्यीय जल बंटवारा समझौतों को भी बदलने या नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि देखिए, नदियां तो कोई बॉर्डर नहीं मानती, लेकिन पानी की कमी सबके लिए एक बराबर चुनौती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले सेशन में एक नए और उतने ही डीप टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए